हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। जैसा कि आपको ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे आपको फैमिलियर है ये ब्रांच करंट आईएल और आईसी। ये हमारा लाइन का करंट है जो कि हमारा मेन सर्किट टोटल करंट है सर्किट का। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्वालिटी फैक्टर क्या चीज़ है। सीरीज़ में भी हमने किया था सर्किट में, और ये अब पैरेलल सर्किट का क्वालिटी फैक्टर है। अब क्वालिटी फैक्टर वो चीज़ है कि कई बार क्या होता है, देखने में आता है कि जब भी हम मेजरमेंट करते हैं ना करंट्स का, जो ब्रांच करंट है ना वो हमें लाइन करंट से ज़्यादा मिलता है। कब मिलता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस चीज़ को कि यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो ब्रांच का करंट है ना वो एम्पलीफाई होकर मिला है हमें। लाइन करंट कुछ की मान लो ये 2 एम्पियर, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3 एम्पियर, मीन्स 1 एम्पियर हमें फॉर एग्जांपल सपोज वो हमें एम्पलीफाई होकर मिला है। तो वही जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ना उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उसको हम बोलते हैं कि उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। समझ गए हो? अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको हमने ड्राइव भी करना है, कितना कितना होगा हर ब्रांच का अलग अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज़ द रेशो ऑफ द करंट कैलकुलेटिंग बिटवीन द ब्रांचेस विद द लाइन करंट। यानी कि ब्रांच के करंट की किसके साथ रेशो, लाइन करंट के साथ जो रेशो है उसे ही उस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। अब पैरेलल के केस में पैरेलल का सर्किट का क्वालिटी फैक्टर हो, सीरीज था तो सीरीज का क्वालिटी फैक्टर होता है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 हर ब्रांच का, अपनी 2 ही ब्रांचेज है, इनका क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं कैसे कितना आएगा, डेराइव करके देखते हैं फार्मूला। सबसे पहले हम अपना ले लेंगे आईसी का, यानी फर्स्ट सेकंड ब्रांचेस में हमारा कैपेसिटर कनेक्टेड है। क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? आईसी, यानी कि वो क्या कहता है कि वो पहले तो इसकी डेफिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग इसको हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। ब्रांच करंट डिवाइडेड बाय लाइन करंट, यानी कि आईसी डिवाइडेड बाय आईआर। अब हम लगाएंगे अपना आईसी क्या है हमारे पास, हम ओम्स लॉ लगाएंगे यहाँ पे सीधा सीधा। ये क्या है? आईसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है आपका कैपेसिटर का, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है, एक्स बेस में सी एक्स सी। और ये क्या है? टोटल लाइन करंट क्या है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल इंपीडेंस बोलेंगे जिसको पूरे सर्किट का, जेड से जो हम रिप्रेजेंट करते आए हैं। ठीक है, इतना समझ आया। अब 1 बाई एक्स सी हमें पता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ओमेगा सी के, एंगुलर फ्रीक्वेंसी गुणा में कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। और जेड आर किसके इक्विवेलेंट है? टोटल रेजिस्टेंस, वो भी हम निकाल चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो किसके इक्विवेलेंट है? एल डिवाइडेड बाय सी आर। अब हम सीधा सीधा 1 बाई एक्स सी की जगह ओमेगा सी रख के ऊपर वाली टर्म आ गई, नीचे हम क्या करेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय एल बाय सी आर। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, इसको हमने क्या करना है, बस अपना मैथमेटिकली हमने सीधा करना है टर्म्स को। अब ये एल सी आर, इसको हमने देखना है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, वी ओमेगा सी डिवाइडेड वी, ये सी आर ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय एल। अब नेक्स्ट स्टेप में यहीं पे देख लें अपना ये क्यू फैक्टर, वी ओमेगा सी गुना में ये एल ऊपर चला जाएगा ना, डिवाइडेड बाय वी सी आर। जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दो, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या बचा है, ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर, ये बचा ना। अब हमें पता है, हम निकाल चुके हैं ना अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या थी, क्या आया थी उसकी वैल्यू, ये आई है हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब निकाली तो उससे पहले हमने ओमेगा जो कैलकुलेट किया था वो किसके इक्विवेलेंट आता है, ओमेगा क्या था अपना 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल सी। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे अपने ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 1 अंडर रूट एल सी गुना में एल डिवाइडेड बाय आर, एज इट इज रहेगा एल बाय आर। ओमेगा की हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। इस एल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल सी। इस एल को मैथमेटिकली मैं 2 बार ऐसे लिख सकती हूँ ना, अंडर रूट एल गुना में अंडर रूट एल। जब हम इनको स्क्वायर करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो अंडर रूट एल का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, मैथमेटिकली जैसे आप करते हैं उसी तरह करेंगे। एक एल से हम इस एल को कैंसिल कर सकते हैं अंडर रूट वाले को, तो जो रिमेनिंग बचा हमारे पास क्या बचा है, अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट सी गुना में आर। और 1 बाय आर को हम आगे ले आएंगे अपने को, क्योंकि ये अंडर रूट में नहीं है, 1 बाय आर। तो क्यू फैक्टर क्या हुआ, फर्स्ट हमारी लाइन का, फर्स्ट ब्रांच का 1 बाय आर अंडर रूट में क्या है हमारे पास, एल डिवाइडेड बाय, ये है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन। अब हम निकालेंगे अपनी सेकंड लाइन का क्वालिटी फैक्टर, सॉरी सेकंड ब्रांच का। सेकंड ब्रांच के क्या लिए क्या करेंगे, अब हमारा सेकंड क्या रहेगा, लेट अस कंसीडर करेंगे अब अपनी सेकंड ब्रांच को।
ब्रांच करंट ब्रांच IL क्या होगा क्यू फैक्टर यहाँ पे, ब्रांच करंट डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय लाइन करंट। सेम वही चीज़ चलेगी। ब्रांच करंट क्या है अब हमारे पास, ब्रांच करंट को क्या लिख सकती हूँ मैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय XL। लाइन करंट क्या रहेगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय ZR। इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट जो करंट है हमारा ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, ओमेगा एल के इक्विवेलेंट ही रहेगा, यानी कि इसको हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, क्योंकि एक्स ऑफ एल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, एक्स ऑफ सी 1/ओमेगा सी, तो ये ओमेगा एल, और इसके बटे में हमारा क्या रहेगा VCR लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाय एल। अब भाई क्यू फैक्टर V बाय ओमेगा एल गुना में एल ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय V, सॉरी दिख रहा है ना आप लोगों को, VCR। क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, L से L कैंसिल हो रहा है, V से V कैंसिल हो रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, सीधा सीधा हमारे पास बचा है 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा CR। अब 1 बाय ओमेगा CR, 1 बाय R को हम क्या कर लेंगे, अब हमें ओमेगा की वैल्यू रखनी है, यानी कि ओमेगा की क्या रहेगी वैल्यू, 1 बाय रूट LC गुना में CR। 1 बाय R को भी हम ले आएंगे, C को फिर से उसी तरह से करेंगे, 1 बाय अंडर रूट LC गुना में अंडर रूट C और अंडर रूट C। 1 बाय R को मैं आगे ले आई हूँ, ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, C से हमने C को कैंसिल करना है और कुछ नहीं किया। अब इसको 1 बाय R को तो आगे लिया, 1 बाय C इधर का इधर, ये 1 बाय है सब कुछ, इस C से हमारा ये C कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है 1 बाय R, ऊपर बचा है हमारा 1 बाय यानी कि अंडर रूट C डिवाइडेड बाय अंडर रूट L, ये C इसके नीचे है ना, इस L को हम ऊपर ले जा सकते हैं, मैं स्टेप बढ़ा रही हूँ और कुछ नहीं है, एक ही स्टेप में हो जाता है ये, सिर्फ इसलिए कि आपको तो कन्फ्यूज़न ना रहे बच्चों को कुछ भी। यानी कि ये मेरा अंडर रूट L ऊपर चला गया और C नीचे, ये आ गया मेरा क्यू फैक्टर, किसके लिए, अपनी सेकंड ब्रांच करंट के लिए। कौन से ब्रांच करंट के लिए, IL। चलो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कंपैरिजन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट्स, दोनों में क्या कंपैरिजन है, ठीक है, कंपेयर करेंगे दोनों सर्किट्स में क्या कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, क्या कुछ चीज़ें हमारी डिफरेंट आई हैं। सबसे पहले अगर हम कंपेयर करें दोनों के इम्पीडेंस को, जो हमारा सीरीज रेजोनेंट सर्किट है ना, वहाँ पे हमारा जो इम्पीडेंस है ना टोटल सर्किट का ZR वो इक्वलेंट हो जाता है R के, यानी कि बहुत कम बचता है, मिनिमम बचता है, क्योंकि XC और XL की वैल्यू जैसे इक्वल हो जाते हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो सर्किट में क्या बचता है, वो कैंसल आउट हो जाएंगे, इक्वल अपोजिट हो गए ना दोनों, एक लीडिंग एक लैगिंग फैक्टर, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ सर्किट का रेजिस्टेंस R के इक्विवेलेंट बचते हैं, यानी कि मिनिमम बचेगा। अब जब रुकावट मिनिमम है तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, करंट का केस क्या होगा, अब ZR वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। अब मैक्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पैरेलल सर्किट में क्या होता है आपका ZR, वो क्या रहता है L बाय CR के इक्विवेलेंट, यानी कि L की वैल्यू है ना, CR इसके इक्विवेलेंट रहता है, यानी कि मैक्सिमम रहता है, ठीक है। दूसरी बात आती है करंट की। अब इसी से हमें याद रखना है कि जब सीरीज रेजोनेंट में अगर हमारी रुकावट कम थी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, यानी कि मैक्सिमम रहेगा करंट, वो किसके इक्विवेलेंट रहेगा, V बाय R के। यहाँ पे करंट हमारा मिनिमम फ्लो करेगा, मिनिमम कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, यानी कि इंपीडेंस है ना पूरे सर्किट का ZR वो ज़्यादा था, उसने रुकावट पैदा करी, जिसकी वजह से करंट जो फ्लो हो रहा है ना वो V बाय ZR होगा। अब आती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात। जो सीरीज सर्किट है ना उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी 1/2 पाई अंडर रूट LC। इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या आई है पैरेलल सर्किट की, 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस में R का स्क्वायर डिवाइडेड L का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इक्विवेलेंट हमारी सीरीज के तब आती है जब R की वैल्यू बहुत ज़्यादा मिनिमम है, तो इस टर्म को हम कैंसिल आउट कर देते हैं और हम ये करते हैं अज्यूम कि अब हमारी सीरीज पैरेलल में भी इतनी, सीरीज की भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतनी आई थी, पैरेलल की भी इतनी आई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये टर्म हमारी बहुत स्मॉल R की वैल्यू, तब वो सीरीज के इक्विवेलेंट आएगी। अब पावर फैक्टर की बात करते हैं, ये दोनों केसेस में हमारा सिमिलर रहेगा, पैरेलल में भी सीरीज में भी, दोनों में केस में 1 रहेगा, यूनिटी सीरीज और पैरेलल रेजोनेंट में, ठीक है। अब आता है क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी जो फैक्टर है वो हमारा दोनों सर्किट्स का सेम रहेगा, क्वालिटी फैक्टर सीरीज का भी XL बाय R था और इसका भी हमारा XL बाय R रहेगा क्वालिटी फैक्टर।
दूसरा केस हमारा क्या आएगा, अब क्या बचा, हाँ एम्पलीफिकेशन। अब देखिए एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो है ना सीरीज में हमारा क्या होता है बच्चों, एक तो दिमाग में ये बात रख लेना, आपको कैसे कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफाई होती है और पैरेलल में करंट एम्पलीफाई होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि वहाँ वोल्टेज होती है वहाँ करंट होता है। देखिए जब भी सीरीज में है ना तो हमारे पास तीनों कंपोनेंट सीरीज में लगी हुई होती है। सीरीज में हमारा ना करंट कभी डिवाइड नहीं होता, वोल्टेज की डिवीजन होती है हर कंपोनेंट के क्रॉस, ठीक है। अब क्योंकि हर कंपोनेंट के क्रॉस क्या होगा, मान लो कि आर है, आई से वो आर से हमारा मेन करंट होकर गुजरेगा, क्योंकि लाइन क्या है, सीरीज एक ही लाइन में हो रहा है ना। यही आई आर से होके जाएगा, यही एल से होके जाएगा, ये सी से होके जाएगा। ये जो करंट है ये हमारा सेम रहेगा, वोल्टेज हमारी अलग अलग ड्रॉप होएगी हर कंपोनेंट के अक्रॉस। आर ने कुछ वोल्टेज खाई, कैसे खाएगा, आर की अपनी वैल्यू गुणा में करंट, वो जो बोलता है ना आई और आर की जो गुणा है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वहाँ भी ड्रॉप हुई कुछ वोल्टेज, फिर दूसरे कंपोनेंट में कुछ होएगा करंट गुणा में उसका रेजिस्टेंस तीसरे कंपोनेंट का। तो आर सीरीज में वोल्टेज एम्पलीफाई होती है, और जो हमारा पैरेलल सर्किट है वहाँ पे हमें दिख रहा है ना पैरेलल में हमारी वोल्टेज सेम रहती है, करंट हमारा डिवाइड होता है। वहाँ पे हमारा करंट सेम था, वोल्टेज की डिवीजन हो रही थी हर कंपोनेंट के क्रॉस। तो जहाँ पे जिसकी भी हमारी डिवीजन हो रही है, यहाँ वोल्टेज की तो उसी को एम्पलीफाई करेंगे ये कंपोनेंट्स, वो ब्रांचेस, और यहाँ पे करंट हमारा एम्पलीफाई होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा लाइन और ब्रांच करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। मेन करंट दो ब्रांचेज में डिवाइड हो गया था, तो इसको बोलेंगे हम कि करंट की एम्पलीफिकेशन। इस तरह से याद रख सकते हो। कई बार क्या होता है कि पता होता है, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सीरीज में करंट की एम्पलीफिकेशन थी या वोल्टेज की थी। तो इस तरह से इस फैक्टर को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।